आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में मोदी सरकार पर लगाए बड़े आरोपों की, वक्फ के खिलाफ पटना में हुए विरोध प्रदर्शन की। देखेंगे नीतीश कुमार पर क्यों दर्ज हुई एफआईआर, चुनाव आयोग को क्यों शुरू करना पड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जानेंगे जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीजीआई संजीव खन्ना के बड़े एक्शन को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का चैलेंज, बोले संविधान बदलने की बात को साबित करके दिखाएं, कोई साबित हुआ तो राजनीति से ले लूंगा संन्यास। महादेव सट्टा ऐप का मामला, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ठिकानों पर सीबीआई ने मारा छापा, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया बघेल की छवि खराब करने का आरोप। पंजाब की मान सरकार ने पेश किया बजट, राज्य के टैक्स रेवेन्यू में 14% की रिकॉर्ड की गई बढ़ोतरी, देश में प्रति व्यक्ति आय में 15वें स्थान पर पहुंचा पंजाब। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 728 अंकों की गिरावट के साथ 77,288 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 181 अंकों की गिरावट के साथ 23,486 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश की मीडिया पर तो पहले से ही सवाल उठ रहे थे कि वो विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए जगह नहीं देता, सिर्फ सरकार का प्रचार करता है, और अब संसद पर भी इसी तरह के आरोप लगने लगे हैं। विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को ही बोलने दिया जा रहा है। इसे लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। संसद में सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। विपक्ष के सदस्य सवाल करते हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टाकी शुरू हो जाती है, जिससे नाराज लोकसभा के 70 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले। विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सदन में हमें अपनी आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए। बाद में सदन के बाहर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं खड़ा हुआ और कहा कि मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ कहा है। स्पीकर एक शब्द नहीं बोले, घूमकर चले गए। हाउस एडजर्न कर दिया गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, अभी भी मैंने एक शब्द नहीं बोला। पिछले 7 से 8 दिन में मैंने कुछ नहीं बोला है। ये नया तरीका है। डेमोक्रेसी में सरकार और अपोजिशन विपक्ष की जगह होती है, यहाँ अपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ सिर्फ सरकार की जगह है। राहुल ने कहा, बोलने दिया जाता है, जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में प्रधानमंत्री ने कुंभ मेले के बारे में बोला। मैं कहना चाहता था कि कुंभ बहुत अच्छा हुआ, बेरोजगारी के बारे में बोलना चाहता था, लेकिन बोलने नहीं दिया। पता नहीं इनकी क्या सोच है, क्या अप्रोच है। सच्चाई यही है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है, मैं विपक्ष का नेता हूं। सदन बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। दरअसल विपक्ष की तरफ से ये आरोप तो पहले से ही लगते रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाते हैं सरकार उन पर चर्चा को तैयार नहीं होती है। लेकिन अब सदन में विपक्ष को बोलने से ही रोकने की कोशिश शुरू हो गई है, और ऐसा होता रहा तो फिर लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े होना शुरू हो जाएंगे। राहुल के आरोपों के बाद सरकार बैकफुट पर दिख रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब नेता विपक्ष को ही सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है तो फिर दूसरे सदस्य कैसे अपनी आवाज उठाएंगे। जब आवाज सदन में नहीं उठेगी तो फिर सड़क पर आवाज उठाएंगे, जैसे वक्फ विधेयक को मुस्लिम संगठन उठा रहे हैं। दिल्ली के बाद अब पटना में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, और अब ये तय माना जा रहा है, क्योंकि पहले मुस्लिम संगठनों ने नीतीश के इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई और लालू की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, और अब मुस्लिमों के प्रदर्शन को विपक्ष का साथ मिल गया है। पटना के गर्दनी बाग में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है। इस विरोध प्रदर्शन में लालू यादव भी शामिल हुए हैं। लालू के साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव भी नजर आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती है वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। वक्फ बिल को लेकर पहले भी विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि ये बिल उनकी मस्जिदों और दरगाहों को खतरे में डाल देगा। इस बिल के खिलाफ पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हुआ था। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए पटना में ये प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। इस मौके पर लालू यादव ने महज 10 सेकंड में अपनी बात कही कि वह इस आंदोलन को सपोर्ट करने आए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग किसी कीमत पर चाहे सत्ता रहे या ना रहे, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है।
संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हमले का हमेशा विरोध करते रहेंगे। हम सदन और सड़क पर भी विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान लालू यादव ने खींचा। खराब सेहत और बढ़ती उम्र की वजह से लालू प्रसाद यादव बेहद कमजोर हो गए हैं। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने में भी लालू यादव को बेहद परेशानी होती दिखी। इस मामले को देखकर कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले एनडीए सरकार के खिलाफ मुस्लिम समाज का बढ़ता गुस्सा नीतीश के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन और उसमें तमाम दलों के शामिल होने से नीतीश कुमार मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि उन्हें अब अपने हाथ से अल्पसंख्यक वोट फिसलते दिखाई दे रहे हैं। वैसे नीतीश की मुसीबत और बढ़ रही है। उनके खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक नए कानूनी विवाद में उलझते दिख रहे हैं। बेगूसराय की एक अदालत ने राष्ट्रगान के कथित अपमान के आरोप में उनके खिलाफ संज्ञान लेते हुए एक नोटिस जारी किया है। यह मामला बलिया थाना क्षेत्र के भगतपुर निवासी अधिवक्ता विकास पासवान की शिकायत पर आधारित है, जिन्होंने 22 मार्च को न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया था। शिकायत में नीतीश कुमार पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। विकास पासवान का दावा है कि 20 मार्च को दोपहर 1:45 बजे उन्होंने एक वीडियो देखा जो कई मीडिया चैनल्स में प्रसारित हुआ। इस वीडियो में एक प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान राष्ट्रगान बज रहा था, लेकिन नीतीश कुमार अपने साथ खड़े व्यक्ति से बात करते, उसे बार बार छूते और हंसते हुए प्रणाम की मुद्रा में दिखाई दिए। पासवान ने इसे राष्ट्रगान का अपमान करार दिया है। शिकायत पर सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता अमित कुमार ने कोर्ट में तर्क दिया कि ये राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा हुआ गंभीर मामला है। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए नीतीश कुमार को नोटिस जारी कर दिया है। इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, जबकि जेडीयू ने इसे सियासी साजिश बताया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नीतीश कुमार इस नोटिस का जवाब कैसे देते हैं और ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है। नीतीश दबाव में है। बीजेपी पहले से ही सीएम पद को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। विपक्ष अलग मुसीबत बढ़ा रहा है और अब सीएम नीतीश के खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। नीतीश दबाव में है तो चुनाव आयोग भी दबाव में दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने मतदाता सूची से लेकर पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोटिंग लिस्ट सही करने से लेकर चुनाव कराने वाले अधिकारियों के प्रशिक्षण पर बड़ा फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। विपक्ष लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही अपने डेलीगेशन के साथ कई बार चुनाव आयोग से मुलाकात कर शिकायत भी दर्ज कराई है। जब तक राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब तक विपक्ष की शिकायतों को सुना तो गया, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। लेकिन ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद से चुनाव आयोग एक्शन में नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने बीएलओ यानी बूथ स्तर के अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। 2 दिवसीय ट्रेनिंग में बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के बीएलओ शामिल हुए। आयोग का कहना है कि बीएलओ 100 करोड़ वोटर्स और आयोग के बीच की पहली कड़ी है। आयोग की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि मतदाता सूची की गलतियों को भी सही किया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से इसे लेकर आरोप लगाए गए थे कि मतदाता सूची में धांधली हुई है और इसी धांधली के सहारे बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव जीता है। इस बीच वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का काम भी शुरू किए जाने का ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त ने कर दिया है। इस बीच आधार को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर कोई वोटर अपना आधार नंबर चुनाव आयोग को देने से मना करता है तो उसे पर्सनली चुनाव पंजीकरण अधिकारी के सामने पेश होकर इसका कारण बताना पड़ सकता है। ये प्रस्ताव हाल ही में एक बैठक में सामने आया है और इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। साफ है, चुनाव आयोग पर जो आरोप लगातार लगते रहे हैं, अब आयोग भी मानने लगा है कि विपक्ष के आरोप सच्चाई के करीब थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उन पर विपक्ष की तरफ से ये आरोप ना लगे कि वो सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रक्रिया में कितना सुधार हुआ है ये चुनाव में ही दिखाई देगा। लेकिन देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मामले में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। ये दावा अमेरिका की एक रिपोर्ट में सामने आया है। तो क्या है इस रिपोर्ट में, देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने भारत में अल्पसंख्यकों की हालत पर टिप्पणी की है। आयोग ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साल 2024 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और खराब होती गई, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव बढ़ता रहेगा। इसमें कहा गया कि हिंदू राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल के चुनाव अभियान के दौरान मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणित बयानबाजी और गलत सूचनाओं का प्रचार किया। अब अमेरिकी आयोग के इस बयान के बाद से विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। लेकिन मुद्दा सिर्फ ये ही नहीं है। अमेरिकी आयोग ने अपने एक ऐलान से सभी को हैरान भी कर दिया।
दरअसल आयोग ने भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इसके लिए उसने सिख अलगाववादियों की कथित जान लेने में भारतीय एजेंसी की संलिप्तता के बेबुनियाद आरोपों को आधार बनाया है। आयोग ने भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की सिफारिश भी की। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन से निपटने की खातिर अमेरिका ने भारत से घनिष्ठ संबंधों को बनाने की कोशिश की। इस वजह से भारत में मानवाधिकार के मामलों को नजरअंदाज किया गया। अब आयोग की इस रिपोर्ट के आने के बाद सभी की निगाहें ट्रंप प्रशासन के फैसले पर टिकी हुई हैं। दरअसल आयोग का आदेश मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि ट्रंप इसे मानते हैं या नहीं। अमेरिकी रिपोर्ट ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे अमेरिका की तरफ से भारत पर दूसरे मामलों में भी दबाव बनाया जा रहा है। टैरिफ विवाद को लेकर अमेरिका की एक टीम भारत के दौरे पर आई हुई है, जिसे लेकर चर्चाएं तेज हैं कि अमेरिका के कई उत्पादों से भारत टैरिफ हटा लेंगे। तो वहीं इस समय दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा भी चर्चाओं में बने हुए हैं। उनके घर नोटों का पहाड़ जो मिला था और अब इस मामले में उन पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। तो क्या है खबर, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए जहां एक तरफ 3 सदस्यीय टीम गठित की है, तो वहीं अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध कर लिया है। यानी सीजीआई इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बता दें कि पुलिस शिकायत दर्ज कराने की मांग करने वाले वकील का नाम अधिवक्ता मैथ्यू जे नेडुम्पारा है। याचिका दाखिल करते हुए वकील मैथ्यूज ने चीफ जस्टिस से इस सुनवाई के लिए तुरंत मेंशन करने की मांग की। इस पर सीजीआई संजीव खन्ना ने वकील से कहा कि उनका मामला सूचीबद्ध कर लिया गया है, जल्द ही आपको तारीख भी दे दी जाएगी, लेकिन उन्हें इस बारे में सार्वजनिक बयान नहीं देना होगा। वकील ने जस्टिस वर्मा की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए सीजीआई की तारीफ की और कहा कि इस मामले में जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसी के साथ दिल्ली पुलिस की टीम आज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची और घटना वाली जगह को सील कर दिया। बताते चले कि 25 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा मामले को लेकर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर चर्चा भी की गई। हालांकि इस बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। ऐसे में अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया है, लेकिन उनकी परेशानी आगे और बढ़ेगी, ये तय माना जा रहा है। तो हिंदुस्तान के बैंकों का पैसा लेकर भागे व्यापारी मेहुल चौकसी की भी परेशानी बढ़ने वाली है। वो इस समय बेल्जियम में है और बेल्जियम सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो हमारी निगरानी में है। तो क्या मेहुल को लाया जाएगा भारत, देखिए रिपोर्ट। भारत के भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मेहुल चौकसी ने बेल्जियम की नागरिकता ले ली है। वो बेल्जियम में ही रह रहा है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि वो किस शहर में है। मेहुल चौकसी पर बेल्जियम सरकार कड़ी नजर रख रही है। मेहुल चौकसी भारत में 1400 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में चौकसी की देश में मौजूदगी की जानकारी दी। साथ ही कहा कि हम मामले की अहमियत को समझते हैं। हालांकि बेल्जियम ने कहा कि हम व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी नहीं करते। फिर भी विदेश विभाग इस महत्वपूर्ण मामले में होने वाली घटनाओं पर लगातार नजर बनाए हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने बेल्जियम के अधिकारियों से चौकसी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करने के लिए संपर्क किया है। आपको बता दें कि इससे पहले मेहुल चौकसी ने पासपोर्ट सस्पेंड होने के कारण भारत नहीं लौट पाने का बहाना बनाया था। चौकसी को बेल्जियम में नकली दस्तावेजों से शरण मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चौकसी ने बेल्जियम में शरण पाने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए। उसने अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता छिपाकर गलत जानकारी दी ताकि उसे भारत न भेजा जा सके। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि मेहुल चौकसी अब स्विट्जरलैंड जाने की योजना बना रहा है और अगर ऐसा होता है तो चौकसी भारत की पहुंच से दूर हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने यहां भी चुनावी तरीके में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वहां पर भी कुछ भारत जैसा होना चाहिए। हो सकता है उनको इस बात की भी हैरत हो कि ऐसी क्या बात है कि मेरा दोस्त तीसरी बार भी सत्ता की कुर्सी पर आकर किस तरह से बैठ गया है, कौन सा वो फंडा है, उसको वो जानना चाहेंगे। चलो कम से कम किसी मामले में तो हम लोग विश्वगुरु बन गए।
हुई है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबर।